तेजी से मतलब इतनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है कि वो सच ही नहीं लगता। एकदम किसी फिल्मी कहानी की तरह, जहाँ पहले ही दिन से सब कुछ परफेक्ट लगने लगता है। हाँ बिल्कुल, और आपको यकीन ही नहीं होता कि आपकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, जहाँ हर पल हर मिनट आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि आप ही दुनिया के सबसे खास इंसान हैं। वो एक एहसास जो शायद हम सब कहीं ना कहीं चाहते हैं, है ना? हाँ, लेकिन जब वो जरूरत से ज्यादा और बहुत जल्दी मिलता है तो दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही रिश्ते की कहानी पर जरा गहराई से बात करने वाले हैं। एक कहानी जो प्यार की तेज बारिश से शुरू होती है, लेकिन उसका अंत एक बहुत बड़ी मतलब एक चौंकाने वाली सच्चाई पर होता है। हमारे पास एक छोटी सी कहानी है आर्यन और आयशा की, जो इस पूरे अनुभव को परत दर परत खोलती है। और आज हमारा मकसद है इस कहानी के जरिए एक खास तरह के भावनात्मक पैटर्न को समझना, जिसे पहचानना शायद हम सब के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। और ये पैटर्न इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये प्यार के लिबास में आता है। जो चीज शुरुआत में किसी सपने जैसी लगती है, वो कब एक जाल बन जाती है पता ही नहीं चलता। चलिए इस कहानी को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है आर्यन से। जब उसकी जिंदगी में आयशा आई तो उसे लगा जैसे कोई सपना सच हो गया हो। हाँ बिल्कुल, और सब कुछ रॉकेट की रफ्तार से हुआ। पहले ही हफ्ते में आयशा ने आर्यन से कहा, मैंने तुम्हारे जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। एक हफ्ते में? सिर्फ एक हफ्ते में। ये थोड़ा अजीब है ना। मतलब किसी को जानने में, उसकी अच्छी बुरी आदतों को समझने में तो महीनों, कभी कभी तो सालों लग जाते हैं, और यहाँ तो पहले हफ्ते में इतना बड़ा सर्टिफिकेट मिल गया। ये तारीफ कम और किसी को एक ऊंचे आसन पर बिठाने जैसा ज्यादा लगता है। और ये आसन और ऊंचा होता गया। दूसरे हफ्ते में बात और भी आगे बढ़ गई। आयशा ने कहा, तुम मेरे लिए बने हो, मुझे पता है। वाह। और तीसरे हफ्ते तक तो आर्यन ये भी सुन चुका था, अगर तुम चले गए तो मैं टूट जाऊंगी। आर्यन को ये सब सुनकर जाहिर है बहुत खास महसूस हुआ। उससे लगा कि आखिरकार उसे वो प्यार मिल गया जिसका वो हमेशा से इंतजार कर रहा था। यहाँ एक चीज गौर करने वाली है। ये जो भावनाएं दिखाई जा रही हैं, ये गहरी नहीं है, ये तेज हैं। तेज मतलब इनका मकसद एक भावनात्मक बवंडर बनाना है, जहां सामने वाले को सोचने समझने का मौका ही ना मिले, वो बस उस एहसास में बहता चला जाए। और इसी बवंडर का सबसे बड़ा हिस्सा था वो जिसे कहानी में प्यार की बारिश कहा गया है। सुबह उठते ही फोन पर 20 मैसेज, रात को घंटों तक कॉल्स। हाँ, घंटों तक चलने वाले लंबे कॉल्स, हर दिन अनगिनत तारीफें। आयशा की बातों में बस यही होता था, तुम परफेक्ट हो और मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। बिल्कुल, ये तो किसी के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा है। मनोविज्ञान में इसे आइडियलाइजेशन कहते हैं, मतलब आदर्श बनाना। इसमें एक व्यक्ति को एक ऐसे पेडेस्टल पर, एक ऐसे आसन पर बैठा दिया जाता है जहां उसमें कोई कमी ही नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है। लेकिन ये पेडेस्टल बहुत अस्थिर होता है। इसका असली मकसद एक मजबूत रिश्ता बनाना नहीं, बल्कि दूसरे इंसान को अभिभूत मतलब ओवरवेल्म कर देना है, ताकि उसका सारा ध्यान, सारी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ आप पर केंद्रित हो जाए। और इसका असर भी हुआ। आर्यन के दोस्तों ने जब ये सब देखा तो उन्होंने सवाल उठाया। एक दोस्त ने कहा, भाई ये सब थोड़ा जल्दी और थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? ये एक बहुत वाजिब सवाल था, कोई भी अच्छा दोस्त यही पूछता। बिल्कुल, क्योंकि जो लोग उस भावनात्मक बवंडर से बाहर होते हैं, वो अक्सर चीजों को ज्यादा साफ साफ देख पाते हैं, वो उस जादू में नहीं होते, है ना? सही बात है। लेकिन आयशा का जवाब बड़ा दिलचस्प था। उसने ये सुनकर आर्यन से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे दोस्त तुम्हारी खुशी से जलते हैं। ओह, एक मिनट, ये तो सीधा सीधा दोस्तों पे ही हमला हो गया। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी चेतावनी का संकेत है। इस एक वाक्य से दो काम किए गए। पहला, दोस्तों के इरादों पर शक पैदा किया गया, जो आर्यन का सपोर्ट सिस्टम थे। और दूसरा ये कि आर्यन को ये महसूस कराया गया कि सिर्फ आयशा ही है जो उसकी खुशी को समझती है। बिल्कुल, कि सिर्फ वही उसकी परवाह करती है। तो क्या ये हमेशा एक सोची समझी चाल होती है, या हो सकता है कि आयशा खुद इतनी इनसिक्योर हो कि उसे सच में लगता हो कि दोस्त उनके रिश्ते के लिए खतरा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हो सकता है ये गहरी असुरक्षा से आ रहा हो, लेकिन नतीजा तो वही रहता है। चाहे ये सोची समझी चाल हो या असुरक्षा का नतीजा। इस तकनीक को आइसोलेशन या दूसरों से अलग करना कहते हैं।
जब किसी व्यक्ति को उसके सपोर्ट सिस्टम, उसके दोस्तों, उसके परिवार से धीरे धीरे काट दिया जाता है तो वो भावनात्मक रूप से पूरी तरह दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है। उसकी दुनिया सिमट कर बस एक इंसान तक रह जाती है। हाँ, और जब ऐसा होता है तो उस इंसान को नियंत्रित करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। और कहानी में आगे यही हुआ। आर्यन धीरे धीरे अपने दोस्तों से कटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वो वाकई उसका भला नहीं चाहते। तो मतलब पूरा स्टेज तैयार हो चुका था। आर्यन पूरी तरह से आयशा की दुनिया में था। लेकिन जो चीजें बहुत तेजी से ऊपर जाती हैं वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आती हैं, है ना? बिल्कुल। तो कहानी में वो कौन सा मोड़ था जहां ये परफेक्ट दुनिया बिखरनी शुरू हुई? वो मोड़ एक बहुत ही छोटी सी, मतलब एकदम मामूली सी बात से आया, और यहीं से इस पैटर्न का दूसरा और ज्यादा तकलीफदेह चरण शुरू होता है। हुआ ये कि एक दिन आर्यन अपने काम में बहुत व्यस्त था और आयशा के मैसेज का जवाब थोड़ी देर से दे पाया। बस इतनी सी बात। लेकिन जो जवाब आया वो पहले जैसा नहीं था। आयशा ने लिखा, पहले तुम ऐसे नहीं थे। अगले दिन मैसेज आया, तुम बदल गए हो। और फिर तीसरे दिन, शायद मैं ही तुमसे ज्यादा उम्मीद कर रही हूं। और यही वो ऊंचा आसन जिस पर आर्यन को बिठाया गया था, खींच लिया गया। बिल्कुल। वो सारी तारीफें, वो लंबे कॉल्स, वो तुम परफेक्ट हो वाली बातें सब अचानक गायब हो गईं। प्यार का स्विच जैसे ऑफ कर दिया गया। हाँ, और आर्यन पूरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि जरूर उसी ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसे डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन का चरण कहते हैं। ये प्यार की बारिश के ठीक उल्टा है। जब शुरुआती दौर में बेइंतहा स्नेह और ध्यान दिया जाता है और फिर अचानक उसे खींच लिया जाता है, तो सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से भ्रमित और चिंतित हो जाता है। उसे लगने लगता है कि रिश्ते में आई हर समस्या के लिए वही जिम्मेदार है। हाँ, ही गलती उसी की है। तो जो प्यार पहले खूबसूरत एहसास था, अब वो एक शर्त बन गया था। अगर आर्यन सही व्यवहार करेगा तो उसे प्यार मिलेगा, वरना नहीं। और सही व्यवहार क्या है, ये पूरी तरह से आयशा तय कर रही थी। ठीक का यहीं पर शक्ति का संतुलन, मतलब जो पावर डायनेमिक है, वो पूरी तरह से बदल जाता है। आर्यन अब प्यार पाने वाले की स्थिति में नहीं था, बल्कि उसे वापस कमाने वाले की स्थिति में आ गया था। उसे अर्न करना पड़ रहा था। हाँ, स्नेह को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा, इनाम और सजा देने के लिए। ये नियंत्रण स्थापित करने का एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत शक्तिशाली तरीका है। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। वो जाल जिसमें आर्यन फंसता चला गया। वो बेचैन था। वो वही पुराना ध्यान, वही तारीफें वापस पाना चाहता था। उसके मन में बस यही चल रहा था, शायद गलती मेरी ही है, मुझे और कोशिश करनी चाहिए। पहले वो कितना प्यार करती थी। और ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। जब हमें कोई चीज मिलती है और फिर वो हमसे छीन ली जाती है, तो हम उसे वापस पाने के लिए और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, खासकर तब जब हमें ये यकीन दिला दिया गया हो कि गलती हमारी ही है। और आयशा इसी का फायदा उठा रही थी। कहानी में एक लाइन है, जब भी आर्यन ज्यादा कोशिश करता, आयशा थोड़ा सा प्यार वापस देती, बस इतना कि वो और फंस जाए। ये एक बहुत जानी मानी मनोवैज्ञानिक तकनीक है। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। हाँ, मतलब कभी कभी इनाम देना। ये बिल्कुल जुए की लत की तरह काम करता है। जुए की लत, ये थोड़ा समझाइए। सोचिए, एक स्लॉट मशीन, अगर वो हर बार पैसे दे तो आप बोर हो जाएंगे। सही है। अगर वो कभी पैसे ना दे तो आप खेलना छोड़ देंगे। लेकिन क्योंकि वो कभी कभी पैसे देती है, वो भी बिना किसी पैटर्न के, इसलिए लोग खेलते रहते हैं। बिल्कुल, उन्हें उम्मीद रहती है कि शायद अगली बार जैकपॉट लग जाए। वाह, तो आयशा का वो थोड़ा सा प्यार देना उस स्लॉट मशीन के जैकपॉट की तरह था, जो आर्यन को उम्मीद देता था कि अगर वो और कोशिश करेगा तो पहले वाला सुनहरा दौर वापस आ जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत क्रूर लेकिन बहुत प्रभावी रणनीति है। ये अनिश्चितता और चिंता पैदा करती है। आर्यन को कभी पता नहीं होता था कि उसके किस काम से आयशा खुश होगी और किससे नाराज। इस वजह से वो लगातार बस आयशा को खुश करने के तरीकों के बारे में ही सोचता रहता था। वो पूरी तरह से इस जाल में फंस चुका था। हाँ। लेकिन कहते हैं ना कि हर सुरंग के आखिर में रोशनी होती है। एक दिन आर्यन को सब समझ आया। कहानी में इसे सच का पल कहा गया है। उसने एक दिन बैठकर इस पूरे रिश्ते के बारे में ठंडे दिमाग से सोचा, शुरू से लेकर अब तक, और उसे 3 मुख्य बातें साफ साफ दिखाई दी। ये आत्मजागरूकता का पल बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है, जब कोई व्यक्ति उस भावनात्मक धुंध से बाहर निकलकर पैटर्न को पहचानना शुरू करता है। पहली बात जो उसने नोटिस की वो ये थी कि उनका प्यार धीरे धीरे, मतलब सहज रूप से नहीं बढ़ा था। वो एक विस्फोट की तरह आया था, एक धमाके की तरह,
जो असली नहीं हो सकता। दूसरी बात, उसे एहसास हुआ कि आयशा ने उसे खास महसूस नहीं कराया था, बल्कि उसे निर्भर, डिपेंडेंट बनाया था। उसे अपने दोस्तों से, अपनी दुनिया से काट दिया था, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ आयशा पर निर्भर रहे। और ये इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। किसी को खास महसूस कराना उसे सशक्त बनाता है, उसे आत्मविश्वास देता है, जबकि किसी को निर्भर बनाना उसकी शक्ति और उसका आत्मविश्वास छीन लेता है। और तीसरी और सबसे चौंकाने वाली बात जो आर्यन को समझ आई, वो ये थी कि शुरुआत में जो प्यार उस पे बरसाया गया था, वो प्यार था ही नहीं। वो एक चारा था, एक बेट, एक जाल में फंसाने का तरीका। और उस पल उसे सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। कहानी एक बहुत ही दमदार लाइन पे खत्म होती है। आर्यन खुद से कहता है, ये रिलेशनशिप नहीं था, ये लव बॉम्बिंग था। ये लाइन पूरी कहानी का सार है। आर्यन ने जो अनुभव किया वो एक स्वस्थ रिश्ते का स्वाभाविक उतार चढ़ाव नहीं था, बल्कि भावनात्मक हेरफेर का एक सोचा समझा चक्र था। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद अगर हम इसे संक्षिप्त में देखें तो ये एक सपनों जैसी शुरुआत से शुरू हुई और एक भयानक सच्चाई पर खत्म हुई। ये हमें सिखाती है कि जरूरत से ज्यादा और बहुत तेज गति से दिखाया गया प्यार हमेशा सच्चा नहीं होता। यह एक खतरनाक पैटर्न का हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल। लव बॉम्बिंग को अगर हम साफ तौर पर परिभाषित करें तो ये किसी को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक स्नेह और ध्यान देने का एक चक्र है। पहले आपको प्यार और तारीफों से भर दिया जाता है, जिसे हमने कहा आइडियलाइजेशन। हाँ। फिर जब आप पूरी तरह से उन पर निर्भर हो जाते हैं तो उसने अचानक वापस खींच लिया जाता है, यानी डीवैल्यूएशन। और फिर आपको उस प्यार के छोटे छोटे टुकड़े देकर फंसाए रखा जाता है, वो इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट वाला फंडा। तो ये प्यार के नाम पर नियंत्रण का खेल है। हाँ, और ये पैटर्न इतना असरदार इसलिए है क्योंकि ये हमारी सबसे बुनियादी मानवीय जरूरतों पर हमला करता है, प्यार पाने की और खास महसूस करने की। हम सभी चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हमारी तारीफ करे, हमें सबसे अलग महसूस कराए। और जब कोई व्यक्ति हमारी इसी इच्छा को बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से पूरा करता है तो हमारे लिए उस पर यकीन कर लेना बहुत आसान हो जाता है। उन छोटी छोटी चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, क्योंकि हमें जो मिल रहा होता है वो बहुत अच्छा लगता है। ये कोई बाहरी धोखा नहीं है, ये हमारे अंदर की उम्मीदों को ही हमारे खिलाफ हथियार बना देता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और इसी के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। किसी भी रिश्ते में जुनून और भावनात्मक हेरफेर मतलब मैनिपुलेशन के बीच की वो महीन रेखा को कोई कैसी पहचान सकता है? और क्या शुरुआती चेतावनी के उन संकेतों को सच